कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने एनडीटीवी से बातचीत की है। हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने उनसे सवाल पूछे हैं, प्रहलाद पटेल ने उसके जवाब दिए। आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर मतगणना लगातार जारी है और जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें सभी 29 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे हॉट सीट है छिंदवाड़ा, उस पर भी बीजेपी आगे है। मेरे साथ फिलहाल मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद हैं, बातचीत करेंगे उनसे। सर, शायद बीजेपी जिन परिणामों की उम्मीद कर रही थी, रुझान उसी तरह के आ रहे हैं। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था और अभी भी लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस बरकरार है। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि छिंदवाड़ा और राजगढ़ जो कांग्रेस अपनी सीट मानती है 100% भाजपा जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और सरकार के मुखिया मोहन यादव जी, मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया था कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। हमारे पास में 400 पार के संकल्प में एक ही सीट एड ऑन करने की हमारी स्थिति थी और वो हमें विश्वास था कि हम करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इसलिए मैं मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे संकल्प को पूरा करने में अपना आशीर्वाद दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता बंदनीय है और कि उन्होंने हमारे भरोसे पर सील लगाई है। सर, 2019 में भी दिग्विजय सिंह को एक करारी हार का सामना करना पड़ा था। अभी भी वो स्थिति काफी अच्छी नहीं है। जो कमलनाथ और उनका परिवार जिस सीट को गढ़ बताता है, वो गढ़ छिनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्या किया है बीजेपी ने? नहीं, बीजेपी पहले से भी काम करती रही है। वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम पर अपनी सील मोहर लगाते रहे। ये पहला अवसर है कि अब वो उसमें बेनकाब हुए हैं और उसी का परिणाम है कि जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है कि कमलनाथ की जो रणनीति रही है, वो रणनीति कभी कामकाजी नहीं रही है। वो दबाव बनाने की रही है, भ्रम फैलाने की रही है। इस बार ना दबाव चला ना भ्रम चला, विकास जीत रहा है वहाँ पर। 29 सीटों पर सर अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। देश की स्थिति क्या लग रही है? क्या 400 पार का नारा पूरा हो पाएगा बीजेपी का? हमारा नारा था तीसरी बार मोदी सरकार, वो होगा। ठीक है। और भी सर, हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस, दिग्विजय सिंह खास तौर से, क्योंकि वो खुद भी प्रत्याशी रहे, ईवीएम पर वो लगातार सवाल उठा रहे थे। अभी दोबारा उन्होंने आज सुबह भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि टेबल से बिल्कुल उठना नहीं है। क्या लगता है ये जो रुझान दिख रहे हैं, ये पूरे रिजल्ट्स में तब्दील हो पाएंगे? मैं विश्वास करता हूं कि मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। रहा सवाल किसी राजनीतिक पार्टी का कि वो अपने कार्यकर्ता को क्या निर्देश देती है, उसको चौकन्ना रहना चाहिए। लोकतंत्र में सबको ये अधिकार है। दिग्विजय सिंह जी की बात अगर कहते हैं तो हमें कोई आपत्ति उनसे है नहीं, लेकिन मैं कल दिग्विजय सिंह जी की बात सुन रहा था कि 300 से ज़्यादा होंगी तो ईवीएम जीतेगी। तो मुझे लगता है 300 जीतेंगे तो वो जीत मानेंगे। इतना तो मुझे लगता है कि उनको सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद थे। कई विषयों को लेकर उन्होंने चर्चा की और पूरे आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 की 29 सीटें जीत रही हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो ये आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी अमृतांशी ने प्रहलाद पटेल से बात की। और प्रहलाद पटेल वो शख्स हैं, बीजेपी के वो नेता हैं जिन्होंने भले ही नरसिंहपुर से चुने गए हों, लेकिन उसके बाद से जिम्मेदारी छिंदवाड़ा में संभाल रखी थी और पूरी ताकत उन्होंने लगा रखी थी। और यही प्रहलाद पटेल हैं जिनका कमलनाथ से चुनावी सामना भी हो चुका है, तो उस वजह से भी आप उन्हें कह सकते हैं। और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अनंत जैन जी कांग्रेस की तरफ से, रत्नाकर त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और हमारे रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग के पास चलते हैं। पहले अनुराग बताइए, क्या 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 रिपोर्ट मिल रही है आपको? क्या छिंदवाड़ा का किला ढह गया, क्या हम कह सकते हैं? बाबा, अभी ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। इस वक्त हम मुख्यमंत्री निवास के अंदर ही हैं और यहाँ पर भी लोग एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ में ही जो चुनाव के नतीजे हैं वो देख रहे हैं। तो सबकी उत्सुकता पूरे देश के परिदृश्य पर तो है ही, साथ साथ मध्य प्रदेश में भी है, जहाँ 29 की 29 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर, जैसे इंदौर में तो 5 लाख से ज़्यादा वोटों से आगे चल रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रतिद्वंदी मौजूद ही नहीं था। नोटा को वहाँ पर जो आखिरी सूचना हमारे पास थी 50,000 से ज़्यादा वोट मिल चुके थे। लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ मुरैना में जो उम्मीदवार हैं वो कुछ हज़ार मतों से ही आगे चल रही हैं। तो कुछ सीटों पर बहुत ही करीबी मामला है, पर अभी कहीं भी ऐसा नहीं है। छिंदवाड़ा की सीट पर भी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो नकुलनाथ से लगभग 30,000 मतों से आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी कई राउंड की मतगणना और होनी है और
और मुख्यमंत्री थोड़ी देर में हो सकता है कि यहाँ पर पत्रकारों को संबोधित भी करें। तो कम से कम मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की हालत अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन पूरे देश में जो उनकी एक तरह से उन्होंने अपनी गणना कर रखी थी, शायद कहीं अभी उससे कम दिख रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में ये हालात बदलें या जस के तस रहें या इससे भी बुरे हों। ये तो जैसे जैसे मतपेटियाँ और खुलती जाएंगी पता लगते जाएगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। इंदौर की चर्चा आपने करी, इंदौर की चर्चा होनी चाहिए और मुझे लगता है इतिहास में भी इंदौर को याद किया जाएगा। जो आंकड़ा है नोटा का वो 80,000 से ज्यादा क्रॉस कर गया है, तो 84,000। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा संख्या है। इसके पृष्ठभूमि में यदि आप जाएंगे तो कोई कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस का, वहां कांग्रेस का कैंडिडेट ही भाग गया था, लेकिन लोगों ने नोटा बटन दबाने के लिए वोट करने आए हैं। ये बड़ी बात मैं मानता हूं कि इस बात को लेकर के ये इतिहास में दर्ज होगा। बिल्कुल बाबा, और कांग्रेस ने वहाँ प्रचार तक में कहा था, हालांकि आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन उन्होंने प्रचार में लोगों से कहा कि अब आप नोटा के विकल्प को ही चुनें और एक सांकेतिक प्रतिरोध अपना दर्ज कराएं। तो न सिर्फ इंदौर बल्कि खजुराहो में भी कोई मजबूत प्रतिद्वंदी नहीं था, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार थी उन्होंने अपना नाम वापस, उनकी पर्ची जो है वो खारिज हो गई थी। कुछ तकनीकी कारण बताए गए थे कि हस्ताक्षर नहीं है। तो 2 सीटों पर इंदौर और खजुराहो में बार बार यही बात चल रही है कि कितने मार्जिन से बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा। और साथ ही साथ विदिशा, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं और फिलहाल वो भी लगभग 2.5 लाख मतों से आगे चल रहे हैं। तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार 1.5 लाख, 2 लाख और इंदौर में जैसा मैंने कहा कि 5 लाख मतों से आगे चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी फिलहाल यही है कि 29 की 29 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार ही आगे चल रहे हैं। बाबा जी, हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी के पास चलते हैं। आनंद जी, क्या कहेंगे कांग्रेस का प्रदर्शन को लेकर के? 29/29 है बीजेपी। नहीं, देखिए, अभी कोई भी कमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी है, क्योंकि ये फर्स्ट फेज का मतगणना हुई है। आप देखिए, धीरे धीरे थोड़ा जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी हमारी स्थिति में सुधार होगा और हम 10 से 12 सीटें जीतने के करीब हैं। आनंद जी, आप कुछ बोलने को तैयार नहीं, वहां कई किलो मिठाई बांट दी बीजेपी वालों ने। देखिए, वो उनका काम है, अति उत्साह में वो तो अभी 400 पार के लिए भी मिठाई बांट दी थी उन्होंने। तो ऐसा नहीं है, ये अति उत्साह का परिणाम है। अति उत्साह में कांग्रेस कभी कोई काम नहीं करती है। कांग्रेस वेट एंड सी की पॉलिसी पे चलती है। पूरे परिणाम आएंगे, उसके बाद ये सब चीजें डिसाइड होगी। ठीक, रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। रत्नाकर जी, जो सवाल बाबा ने पूछा उसी को मैं पूछ रहा हूं कि क्या कमलनाथ के साथ ही छिंदवाड़ा का किला भी ढह गया? उनके उत्तराधिकारी नकुलनाथ वो विरासत, वो लेगेसी वो बचा नहीं पाए। तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा का जो रुझान दिख रहा है, और 30,000 का फिगर देखिए, किसी न किसी स्वरूप में हम उसको डिसाइसिव मान सकते हैं। 30,000 एक बड़ी लीड होती है। बिल्कुल। और अगर उतने अंतर से बीजेपी वहां आगे चल रही है तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि छिंदवाड़ा जो इकलौती सीट बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हासिल हुई थी, वो तक उसके हाथ से तेज़ी से सरकती चली जा रही है। जहाँ तक पॉलिटिकल लेगेसी की बात है या जहाँ तक कमलनाथ जी के राजनीतिक संप्रभुता की बात है जो छिंदवाड़ा को लेकर उनकी कायम रही। एक बार सुंदरलाल पटवा जी ने बाई इलेक्शन में उनको हराया था, बाद के चुनावों में लगातार जीतते चले आए। बीते चुनाव में नकुलनाथ जीत गए थे। लेकिन अब जो परिदृश्य नज़र आ रहा है, ख़ास तौर से अगर आपको याद होगा तो पोलिंग के एक दिन पहले छिंदवाड़ा में जो मेयर थे जिन्होंने ज़रा पहले ही कांग्रेस छोड़ी थी, वो फिर से कांग्रेस में वापस आ गए थे। उन्होंने कमलनाथ जी के प्रति समर्थन जताया था और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस, कम से कम कमलनाथ जी, मैं कांग्रेस का तो पूरा नहीं कहूँगा क्योंकि वहाँ कमलनाथ जी की प्रतिष्ठा ज़्यादा दांव पर लगी हुई थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि कमलनाथ जी इसमें उसको डैमेज कंट्रोल में कुछ हद तक सफल हो गए हैं। लेकिन अब जो परिदृश्य दिख रहा है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा डेंट लगता दिख रहा है कांग्रेस के इस अवैध कहे जाने वाले गढ़ में, और आगे जो भी नतीजा सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ये कांग्रेस के लिए चिंता की स्थिति है। इकलौती सीट जो उसने बीते चुनाव में हासिल की थी वो तक उसके हाथ से जा रही है, और वो भी ऐसे दिग्गज नेता की जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रिकॉर्डवार सांसद रहे हैं यहाँ से कई बार, और अब उनके बेटे सीट को संभाल रहे थे। तो ये कांग्रेस के लिए चिंता वाली बात होनी चाहिए। बाकी अंतिम नतीजा जब आएगा तब पता चलेंगी चीजें।
आनंद जी, जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं कि यदि आप छिंदवाड़ा भी हार जाते हैं तो एक तो लिगेसी आप जो है नकुलनाथ बचा नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस के लिए ये सीरियस इंट्रोस्पेक्शन की भी बात है कि आप लगातार दूसरी तीसरी बार जो है वो एक सीट पर जीत रहे हैं केवल, और इस बार तो वो भी नहीं आती दिख रही। नहीं, अभी आपने इतनी जल्दी, मैंने अभी बोला ना, अभी तो काफी राउंड बाकी हैं, शाम तक का समय है। तो आप इसमें देखिए कि अभी हमारी सीटें गई नहीं है, कमलनाथ जी की सीट भी गई नहीं है। 30,000 का हो गया मार्जिन। नहीं तो ठीक है, वो कवर हो जाता है साहब। राउंड में जब अलग अलग जगह की पेटियां खुलती है पर्टिकुलर एरिया की, तो वो कवर हो सकता है। तो इसलिए हम ये मानने को तैयार नहीं कि कमलनाथ जी की सीट हम हार रहे हैं या 29 की 29 सीटें हम हार रहे हैं। नहीं, इसका अंदाजा तो हो गया था ना आनंद जी, जब टोली बनाई गई थी और जिस ढंग से ज्वाइनिंग हो रही थी मध्य प्रदेश में, ब्लॉक स्तर से लेकर के ऊपर के लोग तक जिस ढंग से कांग्रेस छोड़ के जा रहे थे, तभी कुछ अंदाजा तो हो गया होगा आप लोगों को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना। अगर कोई गए और वो वोटों का नुकसान करके जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वो खुद असंतुष्ट थे, तो वो क्या पार्टी का नुकसान करेंगे? क्योंकि वो तो किसी लालचवश या दबाववश गए हैं, तो वो कोई पार्टी का नुकसान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो वोटर है वो समझता है कि कोई भी व्यक्ति पे दबाव है, चाहे ईडी का हो, इनकम टैक्स का हो, चाहे अन्य प्रकार के दबाव हो, तो वो जब दबाव में जाता है तो वो कोई बिगाड़ सकता है कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, या जाके वो कन्विंस करेगी कांग्रेस पार्टी का वोट मत दो। ये संभव नहीं होता है आज के समय में, क्योंकि वोटर्स समझदार है और जो भी ट्रांसपेरेंसी उसको मालूम है कि कौन क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। जैसा कि इंदौर में हुआ, इंदौर में आपने जैसे दादा अभी कहा था कि भाग गया, तो हमारा कैंडिडेट भागा नहीं, हमारे कैंडिडेट का अपहरण किया गया। उसके फुटेज और उसकी जब डिटेल देखेंगे तो हमारे कैंडिडेट का अपहरण किया गया। तो जब आप अपहरण ही कर लेंगे और खुद ही रेस में अकेले दौड़ेंगे और आप बोलेंगे हमने रिकॉर्ड बना लिया, तो उसको रिकॉर्ड थोड़ी बोला जाता है। रत्नाकर जी, आनंद जी तो तैयार नहीं अभी मानने के लिए, वो पूरा आंकड़ा देखना चाहते हैं। चलिए, लेकिन बाकी जगह भी तो काउंटिंग हो रही है, वहां पर जो है जहां अच्छा कर रही है वहां पर प्रवक्ता कुछ अलग ढंग से बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में और कहें तो छत्तीसगढ़ में भी एक चिंता की बात तो है, जिस ढंग से कांग्रेस का परफॉर्मेंस है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता की बात इस पार्टी के लिए ये होनी चाहिए कि जिस मध्य प्रदेश में पार्टी ने कमलनाथ जी पर, दिग्विजय सिंह जी पर और इन दोनों की जोड़ी पर बहुत लंबे समय तक भरोसा जताया है। दिग्विजय सिंह जी भले ही प्रदेश सरकार में मंत्री नहीं रहे कमलनाथ जी के समय में, भले ही वो प्रदेश कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन कमलनाथ जी और उनकी जोड़ी पर कांग्रेस ने बहुत लंबा भरोसा जताया। यहाँ तक लोकसभा चुनाव के पहले कहीं जाकर ये स्थिति बनी कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की एक बार फिर बहुत शर्मनाक पराजय के बाद कमलनाथ जी को हटाया गया। तो सवाल ये उठता है कि इतने साल में इतने दिग्गज कहे जाने वाले दो राजनेता, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, जिनका राजनीतिक अनुभव बहुत परिपक्वता के नज़दीक लाता है उनको, उनके रहते हुए भी यदि पार्टी की ये स्थिति बन रही है कि अब वो एक भी सीट पर आगे बढ़ते नहीं दिख रही, और छत्तीसगढ़ में भी जो 2 सीटें थी अब एक पर ही वो आगे बढ़ती दिख रही है।